हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शांतनु राय और आज मैं आपके सामने इस अमेजिंग से सेशन में आपको बताने आया हूं एक बहुत ही बड़ी न्यूज। और ये न्यूज आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जी हां, आईबीपीएस कैलेंडर आउट तो हो चुका है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हर साल जनवरी में एक कैलेंडर आउट होता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो शायद थोड़ा सा डिले हो चुके हैं, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कब से पेपर होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको प्रायर बता देता हूं, ताकि अगर आपके दिमाग में ये एग्जाम देने का अगर आपने ठाना हो, दिमाग में सोचा हो या नहीं सोचा हो, तो इस सेशन के बाद आप डेफिनेटली सोचने वाले हैं। तो इस सेशन को ना पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट एकदम यहां क्लियर मैं करा दूंगा। हर एक छोटी बड़ी चीजों पे मैं यहां पे आपको सारी चीजें कवर अप करने वाला हूं, ठीक है। सो यस, लेट्स बिगिन दिस सेशन। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज डू शेयर दिस सेशन एज यू कैन। और इफ यू आर द बिगिनर, तो ये सेशन आपको वहां तक लेके जाएगा कि एक जो कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी जो होती है फॉर्म भरने से प्रिपरेशन तक की, वो पहली सीढ़ी आप यहां से सीख लेते हैं। पढ़ना क्या है, कितने पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना, वो सब तो मैं आपको बताऊंगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम जो करके एग्जाम के लिए पहुंचाएंगे अपने आप को, तो ये जो रास्ते में जो बीच की रुकावटें हैं, उन रुकावटों को इस सेशन से कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को शुरू करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या है आईबीपीएस पीओ। पीओ मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। देखो जनरली हम बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं। बैंकिंग एग्जाम में अगर हम सपना सजोते हैं, तो बैंकिंग एग्जाम में घुसने के लिए, एंट्री लेने के लिए अगर मैं बात करूं, तो दो एग्जाम देने पड़ते हैं जनरली। एक होता है पीओ का एग्जाम, जिसको कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, हिंदी में परिवीक्षाधीन अधिकारी, या कुछ हद तक हम असिस्टेंट मैनेजर भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम जो होता है वो होता है हमारा क्लर्क लेवल का। दोनों ही ग्रेजुएशन पर बेस्ड होते हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, एसबीआई पीओ को छोड़कर। मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा, आप सिंपल अभी इतना समझो कि आप ग्रेजुएट हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। अब इसका बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये है कि सर क्या मैं अभी फाइनल ईयर में हूं तो फॉर्म भर सकता हूं? नहीं बेटा। हाँ, आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया होगा तो ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो मेरे ख्याल से जुलाई में आ जाएगा। और इसकी जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन फाइनल वाली जो है, वो आपकी उसी टाइम पे रिलीज होती है। तो आप लोग जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, बैंकिंग में सपना सजो रहे हैं, तो बहुत बड़ी न्यूज आपके लिए, ठीक है। आईबीपीएस बेसिकली 4 तरह के एग्जाम कराता है। 4 क्या 5 तरह के एग्जाम कराता है। मैं कौन कौन से बता देता हूं। आईबीपीएस का एक पीओ एग्जाम होता है, ठीक है। इसी के अलावा एक होता है आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम, ठीक है, जिसमें क्लर्क लेवल की आपको जॉब मिलती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसी के अंदर आईबीपीएस के अंदर आरआरबी पीओ और क्लर्क होता है। आरआरबी मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण बैंक जो होते हैं हर स्टेट में, हर राज्य में, जिले में, तो उन ग्रामीण बैंकों के लिए भी जो एग्जाम होता है वो कौन सी बॉडी कराती है भाई? ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है वो कौन सी है? आईबीपीएस है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। अब जरा एक एक करके बात करते हैं भाई। कैलेंडर इसका आउट हो चुका है, उस कैलेंडर के रिगार्डिंग कब आने वाला है फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एज लिमिट कितनी होगी, कितने से कितने साल के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जो 4-5 बड़ी बड़ी चीजें हैं वो इस सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान तक देखिएगा, शेयर कर देना, कुछ हो सकता है जरूरतमंदों को इससे बहुत बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर यू इज आईबीपीएस पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो कब कब आ सकती है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात यहां पे अगर मैं बताऊं आपको, है ना, तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, देखो आपको पता होगा किसी भी बैंकिंग एग्जाम में जनरली अगर हम पीओ लेवल पे जा रहे हैं तो 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। अगर हम सिर्फ क्लर्क का एग्जाम देते हैं तो एक प्री और मेंस के बाद हमारी डायरेक्टली जॉब लग जाती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जॉब लग जाती है। तो देखो यहां पे समझना, यहां पे जो डेटा दिया गया है वो क्लर्क का डेटा है, ये डेटा बेटा पीओ का है। और ये एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो मैंने आपको कहा था ना कि आईबीपीएस 5 तरह के एग्जाम आपको कंडक्ट कराता है, तो 2 पीओ के हो गए, मतलब पीओ क्लर्क 2 हो गया, आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क 4 हो गया, और एक होता है एसओ का स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसको कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज के कारण स्पेसिफिक डिग्री वाले बच्चे भरते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। तो आप नोटिस करो कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया है वो है 24/8/2024, 25/8/2024 और 31/8/2024। इसका मतलब ये निकलता है 8 को बोलते हैं अगस्त, है ना बेटा, 8 को क्या बोलते हैं? अगस्त। और
अगर अगस्त बोला गया है, इसका मतलब ऑलमोस्ट एक महीना पहले, यानी कि जुलाई में आपकी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरने की बात आपकी जुलाई में आ जाएगी, यानी जुलाई से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पे बात उन बच्चों की है जो फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए भी ये फॉर्म जरूरी है। कारण इसका बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जुलाई में अगर आपने फॉर्म मतलब कि आपका रिजल्ट आएगा तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे इस साल फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो तैयार हो जाओ। अच्छा, जो लोग अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर क्या मैं इसका फॉर्म भर के एग्जाम दे सकता हूं, तो देखो, अगर आपको अनुभव लेना है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसमें डेटा आप गलत डाल के आप एग्जाम दे के एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि पेपर कैसा आ रहा, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन लास्ट में जाके मांगी जाएगी वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला भाई, क्लर्क की ये डेट में, अगस्त में आपका क्लर्क का एग्जाम है प्रीलिम्स का, इसका मतलब जुलाई में आपका आ जाएगा फॉर्म। जुलाई में क्लर्क का फॉर्म आ जाएगा। अगर पीओ की बात करते बेटा, तो 19/10 यानी कि अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को एग्जाम आपका दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक बात तय है कि इससे एक महीना पहले मान लो, ऑलमोस्ट आपका 9वां महीना, यानी कि 10वां महीना, आपका 9वां महीना कौन सा हो जाएगा, सितंबर में मान के चलो आप इसकी वैकेंसी का फॉर्म भर रहे होगे, ठीक है। यानी आईबीपीएस पीओ का फॉर्म आप सितंबर में भरोगे। यानी देखा जाए तो अभी चल रहा है कौन सा महीना, अभी चल रहा है 2024 का अप्रैल महीना, जो कि ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पे है। मतलब अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं प्रिपरेशन को लास्ट स्टेज पे ले जाने के लिए, ठीक है। एसओ के बच्चे जो भी हैं, तो याद रखना कि 9/11/2024 को एग्जाम है, 11 मतलब कि नवंबर, तो प्रोबेबली अक्टूबर में एक महीना पहले का मार्जिन माना जाता है बेटा, एक महीना पहले का मार्जिन माना जाता है आप लोग का फॉर्म भरने का। तो अक्टूबर में इसकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। सो यस, यहां पे जो डेट दी गई है उसके हिसाब से मैंने टेंटेटिव टाइम बता दिया है कि कब हमारा फॉर्म आएगा, यानी हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब जरा इधर देखो, जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद मेंस का डेटा तो आपको पहले से ही पता है। देखो, नोटिस करना, जो मेंस है वो ठीक 2 महीने बाद है, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके ठीक 10, 15, 20 दिन बाद आपका मेंस होता है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप है प्री और मेंस के बीच में। हर एग्जाम में इसमें देखो 1 मंथ का गैप होता है, पीओ में 1 मंथ का गैप आपका यहां पे दिख रहा होगा, 1 महीने का जो गैप यहां पे आपको दिख रहा है। तो खैर ये सब तो आपकी प्रिपरेशन की ऊपर डिपेंड करेगा। और कुछ बच्चे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो प्रीलिम्स की तैयारी मत करना, क्योंकि ठीक 1 महीने बाद मेंस है, तो आपको टाइम कम मिलेगा। 1 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती है, तो अब से ही आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब एसओ की बात करें तो देखो, ठीक 1 महीने बाद इसका भी मेंस है। मतलब देखा जाए तो 1-1 महीने का गैप है। यहां थोड़ा सा गैप ज्यादा है क्लर्क के लिए, लेकिन बाकी के लिए भाई 1-1 महीने का गैप है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके लिए मैंने यहां पे दी है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जब बात करेंगे एलिजिबिलिटी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था भैया, ग्रेजुएशन होना जरूरी है अगर आप किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। कई बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके लिए भी यही एग्जाम कराता है क्या? तो नहीं बेटा, प्राइवेट ये जो होते हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर एक अलग चीज हो जाती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आपको जाना होगा तो ऑफिशियल एग्जाम्स होते हैं, जो आपके ये ऑफिशियल बॉडी होती है, और आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, ये लोग करवाते हैं एग्जाम्स, ठीक है। ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उम्र देखो भाई साहब, कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल का होना चाहिए। मतलब इसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन होता है। मतलब आप अगर जनरल वाले हैं तो आप 30 साल तक दे सकते हैं पीओ का एग्जाम। ध्यान रखना, पीओ की बात कर रहा हूं, क्लर्क की बात नहीं। क्लर्क वाले 28 साल तक दे सकते हैं पेपर, ठीक है। 28 साल तक जनरल कैटेगरी। उसमें अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका एज रिलैक्सेशन जो भी होगा 3 साल होता है, और शायद एससी एसटी का 5 साल होता है। तो वो एज रिलैक्सेशन भी आपका उसमें अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। रॉ आपके सामने मैंने बताया जनरल कैटेगरी का कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए पीओ के लिए। क्लर्क में यही आपका क्या हो जाएगा, 28 साल हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं जरा सा। नोटिस करना, सैलरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पैसा होता है भाई साहब, पैसे के लिए सब लोग जाते हैं, और बैंक एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट देता है, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पे ना, जो पीओ की सैलरी इन हैंड होती है, देखो बेसिक पे तो बहुत कम है,
36,000 की बेसिक पे है। इसमें देखो चीजें अपडेट होती रहती हैं, 19-20 होती रहती हैं, ध्यान रखिएगा। बेसिक पे आपकी 36,000 रुपए, लेकिन सिर्फ इतना थोड़ी हाथ में आता है। अब उसमें देखो स्पेशल अलाउंस करके आपको 5,904 मतलब लगभग 6,000 रुपए के आसपास एक स्पेशल अलाउंस आपको मिल जाता है। किसकी सैलरी में? पीओ के। अब जोड़ते रहना भाई साहब पैसा। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस जो मिलता है वो मिलता है लगभग 9,000, 8,500 से ज्यादा है। आपको मिलता है आपका डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए कहते हैं। उसके अलावा सीसीए मिलता है आपको 1,400 रुपए। साथ ही साथ आपको लर्निंग अलाउंस मिल जाता है 600 रुपए। इसके अलावा आपको डीए अदर मिल जाता है आपको लगभग 1,500 रुपए। आप देखो हाउसिंग रेंट के लिए आपको 3,240 रुपए मिलता है। बाकी ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। आप टीयर 1 सिटीज में है तो आपको हाउस का ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वहां पे घर जो होते हैं महंगे होते हैं। टीयर वाइज आपको सिटी के हिसाब से यहाँ पे रूम रेंट बढ़ता घटता रहता है। ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाती है यहाँ पे इसमें देखो अगर बात करेंगे, ठीक है, 7,289 यहां पे इसकी ये बन जाती है। डिडक्शन आपका होता है, डिडक्शन होने के बाद, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, 72,000 के आसपास कुछ है या कुछ ये वैल्यू आप एक बार चेक कर लीजिएगा। डिडक्शन जो टैक्स वगैरह कटता है लगभग 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास टैक्स कटने के बाद जो नेट सैलरी बनती है ना, इसकी लगभग 52,630 है। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये बढ़ती घटती रहती है। मैंने क्या बताया, कुछ एलिमेंट्स इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे आप टीयर 1 सिटीज में पोस्टिंग आपकी होती है तो वहां पर आपका अलाउंसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं। अगर आप छोटे शहरों में है, ग्रामीण इलाकों में आपका पोस्टिंग होता है, तो वहां पर आपको उस एरिया और इलाके के हिसाब से आपका यहां पर अलाउंसेस अलॉट होते हैं, स्पेशली होम अलाउंसेस जो होते हैं, यानी जो घर का किराया वगैरह होता है, ठीक है। तो अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, लगभग 52,000 से 55,000 के बीच में आपकी सैलरी यहां पर हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इनिशियल स्टेज पे। आप 20 साल की एज में जब 55,000 की सैलरी उठाते हो, आप जरा इमेजिन करो कि जो आपका ग्रोथ रेट होगा वो कहां जाएगा। मतलब आने वाले 5 साल में आप 1 लाख रुपए महीने के इंसान हो जाने वाले हो, ठीक है। चलिए, और आपको बता दो बेटा, इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है ना, तो आप वहां पे ब्रांच मैनेजर बनाए जाते हो, और इस दौरान आपके साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखो एग्जाम पैटर्न। देखो भाई साहब, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसका पैटर्न जरा समझ लो। कोई भी बैंकिंग एग्जाम दोगे तो उसमें प्रीलिम्स एग्जाम होता है, और प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं, फिक्स हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो फिक्स है। इंग्लिश, भैया इंग्लिश से आप नहीं भाग सकते, इंग्लिश आपको बनना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, नंबर भी 30 होते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर का यहां पे होता है। मैथ्स की बात करें, 35 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं 35 नंबर के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, ठीक है। क्योंकि मैं रीजनिंग का गुरु हूं तो मैं बता दूं, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके अंदर जो पजल का सेगमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल की क्लास अगर आपको देखनी है, क्योंकि पजल इस 35 में से मान के चलो 20 नंबर की तो सिर्फ पजल आएगी। हर दिन शाम को 4 बजे मैं पजल पढ़ाता हूं, तो आप लोग डायरेक्टली इसी YouTube चैनल पे, जो हमारा KGS बैंकिंग चैनल है, वहां पे आके मुझसे डेली पजल पढ़ सकते हो। वहां पे प्री और मेंस दोनों की पजल पढ़ा रहा हूं। सोच लो 20 नंबर एक टॉपिक से, ठीक है। ये करते हो, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर की माइनस मार्किंग यहां फिक्स होती है बेटा 0.25 की। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहां डिडक्ट हो जाता है, मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न जो मेंस का होता है, देखो मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेंस क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हो ना, तो आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके मेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। मेंस में मार्क्स कम है और आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो भी सकता है सिलेक्शन, और नहीं भी हो सकता है। तो आपका जो इंटरव्यू है ना, आपके मेंस पर डिपेंड करता है। और देखो मेंस में क्या क्या पढ़ना है। मेंस में आपको रीजनिंग 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, ठीक है, देख लो भाई साहब, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मैथ के 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस यानी जीए कहते हैं जिसको, करंट अफेयर्स में इंक्लूड होता है, उसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं। इंग्लिश भाई साहब 35 क्वेश्चन 40 नंबर की। और कहीं कहीं यहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिल जाता है। आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, यहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आती है, आपको लिखना पड़ता है। वो क्लासेस में आपको बताया जाएगा, हम पूरी प्रिपरेशन कराएंगे आपके लिए। तो ये देखा जाए
तो आपको ये कितने का मिल जाता भाई, डिस्क्रिप्टिव राइटर के लिए आपको अलग से आधा घंटा दिया जाएगा, यानी कुल मिला जुला के आपके पास 155 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। मतलब देखा जाए तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको बहुत इंटरेस्ट लेके करना होता है। सुनो जरा सा, यहाँ पे जो 155 क्वेश्चन है ना, उनके लिए टाइम आपको कितना मिलता है बेटा, 190 मिनट का टाइम मिल जाता है, यानी इंडिविजुअल सेक्शन टाइमिंग होती है। यानी जब आप याद रखना पेपर दोगे तो अगर पहले मैथ्स का सेक्शन खुला है तो 1 घंटे का टाइम, मतलब वो आपको पहले से दे देंगे कि 1 घंटे के अंदर आप मैथ्स के 45 क्वेश्चन करो। जैसे 1 घंटा खत्म होगा फिर आपका स्विच हो जाएगा रीजनिंग पे। इसके ऊपर एक अलग से मैं सेशन बनाऊंगा जो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में होता क्या है। सुन लो भाई, इंटरव्यू के लिए देखो यहाँ पे एक प्रोसेस समझ लो, यहाँ पे जान लो। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द इंटरव्यू इज 40%, 35% फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स। मतलब आपको याद रखना है मार्क्स जो होंगे वो कम से कम कितने होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए क्या आपको, ठीक है, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मैं फिर से बता दूं बेटा, आपको याद रखना ये तो खैर एक रिटन डेटा है। अगर आपका मेंस अच्छा गया है और इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया है तो आप ये मत सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देयर इज अ चांसेस फॉर सिलेक्शन, और मैंने बहुतों को पढ़ाया है जिनका ऐसे सिलेक्शन हुआ है कि इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया और मेंस के उनके नंबर बहुत अच्छे थे, तो सिलेक्शन उस बेसिस पे हो जाता है। क्योंकि इंटरव्यू जस्ट लाइक इंटरेक्शन। अच्छा, एक बच्चे का डाउट रहता है कि सर क्या हम इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में ही देंगे। जब आप एक फॉर्म भरते हैं ना, लास्ट में इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्म भरते हैं तो वहां पूछा जाता है, फॉर्म में लिखा रहता है कि आप फॉर्म जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में देना चाहेंगे या हिंदी में, तो आप वहां पे अपनी लैंग्वेज चूज कर लीजिए, आप उस भाषा में फिर इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। देखो सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं मैं आपको फिर से बता देता हूं, रीजनिंग में सिर्फ एक ऐसा टॉपिक, देखो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको मैं रेगुलर यहां सेशंस दूंगा जिसमें मैं सब कुछ कवर करके बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पजल है। अगर आपने पजल बना ली बेटा तो आप मान लेना कि आधे से ज्यादा जंग जीत चुके हो। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, और इसके अलावा जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक हैं वो ठीक ठाक है, बन जाए तो अच्छी बात है। जिसमें से देखो सिलोगिज्म इंपॉर्टेंट है आपका, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूं। इनइक्वालिटी प्रीलिम्स के लिए बात हो रही है यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। और एक आप ब्लड रिलेशन ले सकते हो। ये ऊपर के जो 5 टॉपिक हैं ये और पजल अगर पढ़ लिया तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, हम पढ़ाएंगे सारे, लेकिन ये जो है ना वो उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। पजल की क्लास डेली हो रही है शाम को 4 बजे, आप जरूर देखने आना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर बात करें सिलेबस की, मैथ्स की, तो आप देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले पर मैंने सिलेबस कर दिया है, आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। ये सारे वो सिलेबस है। देखो मैथ्स में भी सबसे ज्यादा पोर्शन जो है ना, अगर मैं इंपॉर्टेंट करूंगा तो वो किसका होता है बेटा, DI का। ये एक ऐसा पोर्शन है अगर आपको बन चुका है तो आप काफी हद तक एग्जाम क्लियर कर लेंगे, और DI हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ DI उनसे बनती भी है जिनसे ये DI के टॉपिक बनते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। SI CI पे काफी अच्छी DI पूछी जाती है, तो यानी उसके लिए आपको ये इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने होंगे, ये हमारे सारे टीचर्स आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश का भी देख लो भाई साहब। इंग्लिश में जो मैं जहां तक समझता हूं ना, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी आ गई, यानी आपको पैसेज पढ़ना अच्छे से आ गया, तो भाई साहब आप आधे से ज्यादा जंग जीत चुके। ग्रामर उमर पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखो अब ना स्मार्ट वर्क से सिलेक्शन होगा, हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होता। तो आप जरा इनमें से चूज करना है आपको कि कौन से आप पेपर में कौन सी चीज ज्यादा आ रही, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर लगाएं। मॉडल पेपर जो आते हैं उनको ट्राई करें, क्योंकि उससे आप काफी हद तक डिसाइड कर लेते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए आप एक बार इसको भी देख लीजिए। तो ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं ये बता देती हैं कि भाई साहब आगे आने वाला दौर क्या। अब देखो मेंस की तरफ आप जब बढ़ते हो तो जीए का सेगमेंट जुड़ जाता है। जीए बोले तो जनरल अवेयरनेस, जहां पे बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा, बैंकों के बारे में कुछ चीजें होंगी, हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 1 साल का दे देते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच का करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है। जो फाइनेंस से जुड़ी हुई न्यूज होती है उनके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही साथ स्टैटिक जीके, जैसे कब पुस्तकें कि भाई अभी किसी बंदे ने या कोई एक बहुत फेमस राइटर इसने कोई किताब लिखी, या अगर मैं बात करूं किसी देश की राजधानी,
किसी देश में कौन सा करेंसी चल रही है, कैपिटल क्या है, उनके गवर्नर क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। डैम हो गया, रिवर हो गया, है ना। तो ये सारे हमारे जो टीचर्स हैं आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड कर रहे हैं बेटा। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पे इनकी लगातार जो है वो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैकेंसी की बात अगर करेंगे तो यहां पर ये अनुमान लगाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है कि कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन हां ये बात तो तय है कि जो पिछले साल वैकेंसी आई थी उससे याद रखो प्लस में ही होगी। इसका एक बड़ा रीजन है चुनाव, ठीक है। प्रीवियस ईयर से हो सकता है प्लस करके वैकेंसी ही पूछ जाए आएगी, माइनस करके नहीं आएगी। सो बी रेडी फॉर दैट। जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको उससे मतलब नहीं, आपको तो एक सीट लेनी है, वो इस एक सीट के लिए आप लग जाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या होता है आईबीपीएस पीओ एग्जाम में स्कोर कैलकुलेशन कैसे की जाती है भाई साहब, तो जरा सुनो। आई विश कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्लियर। आप जरा एक एक करके कर पढ़ते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिम्स एग्जाम टीयर में विल नॉट बी कंसीडर्ड। आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है बस क्वालिफाइंग, मतलब उसको क्वालिफाई करना है, उसके नंबर कभी भी नहीं जुड़ते हैं। अगेन फिर से किसकी बारी आ गई बेटा, मेंस की। मेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे देखो क्या बोला गया कि फाइनल स्कोर एंड आर ओनली फॉर द क्वालिफाइंग टू मेंस एग्जाम टीयर 2। भैया टीयर 2 यानी जो मेंस होता है उसके मार्क्स आपके होते हैं इंपॉर्टेंट, वहीं से बनती है मेरिट। आगे देखो, candidate must qualify the phase 2 and interviews separately to be eligible to final merit। मतलब आपको मेंस क्लियर करना पड़ेगा, आपको उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, कई बच्चे कहते हैं सर हमारा मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, उसके बाद मेरिट बनती है, और जो आपकी मेरिट बनेगी ना उसमें आपको आना पड़ेगा। तो मैं फिर से बता दूं, मेरिट कहां से बनेगी, आपके मेंस के मार्क्स से। इंटरव्यू में आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन मेंस में मार्क्स लोगों के नहीं आते, और मेंस ही आपका डिसाइड करेगा एग्जाम। तो मेंस को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। द वेटेज रेशियो ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी 80-20 रिस्पेक्टिवली। आप देख लो भाई साहब, इंटरव्यू का और मेंस का जो इनका मेरिट लिस्ट में बच्चे जो आते हैं उनका रेशियो क्या, 80 और 20। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि मेंस की वैल्यू कितनी। भैया मेंस में जान लगा दो, आपका इंटरव्यू निकल ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बच्चों को। अच्छा आगे देखो, द एग्रीगेट स्कोर आउट ऑफ 100 इज यूज फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी। कैंडिडेट विद टॉप मेरिट रैंक इन ईच कैटेगरी आर फाइनली सिलेक्टेड। मतलब कुल मिला जुला के ऐसा होगा, जो फाइनल मेरिट बनती है आपकी वो आपके मेंस और इंटरव्यू के स्कोर को ऐड करके बनती है। समझ में आई बात। जैसे उनका एक क्राइटेरिया उन्होंने रख दिया कि फाइनल मेरिट जो है वो इतने नंबर पे बनेगी, मान लो एग्जांपल 100 नंबर पे, और आपके जो नंबर आते हैं वो 101 आएंगे, तो वहां पे आपके चांसेस पूरे हैं। 100 जिसका आएगा उसको मौका मिलेगा, लेकिन बाकी उन बच्चों के बाद, 100 वाला भी पास है, लेकिन उन बच्चों के बाद मौका मिलेगा जो बच्चे एग्जाम में इस 100 से ज्यादा है। तो फिर से कहूंगा, मेंस में जान लगानी पड़ेगी, और बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत आसान होगा। आप बस हमसे जुड़ रहिए। देखो सुबह सुबह हमारे करंट अफेयर्स के सर आपको पढ़ाते हैं, आप उनके सेशंस देखो, इंग्लिश के सेशंस देखो, मेरे सेशन जो मैं रोज शाम को 4 बजे पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको एंजॉय करो। मैथ्स वाले सर से मैथ्स पढ़ो, पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे की कहानी हमारी यहां पे कुछ ऐसी है कि बस खुद पे भरोसा रखो, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस बार जो भी वैकेंसी आएगी, देखो इस बार क्या क्या आने वाली वैकेंसी है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क आएगा, आरआरबी पीओ क्लर्क आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्लर्क आएगा, एसओ के एग्जाम होंगे इसमें। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका, तो एलआईसी के आपका एओ और डबल एओ का एग्जाम आएगा, एनआईसीएल के आएंगे, एनआईसीएल के बाद आपका देखा जाए तो एनआईएसीएल के एग्जाम आएंगे। मतलब देखा जाए तो 10 एग्जाम कम से कम आपको देना है, और 10 एग्जाम का सिलेबस सेम है। तो लग जाओ ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जुड़ो, और जुड़ने के साथ साथ अपनी एक सीट पक्की कर लो। देखो एक बात हमेशा याद रखना मेरी लाइफ में, वो बात क्या याद रखोगे बेटा, वो बात ये याद रखोगे, अगर तुमसे कोई कहे ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कोई भी कुछ कहे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी एक बात याद रखना, उसकी तरफ देखना, बहुत प्यार से मुस्कुराना और कहना ये तो वक्त बताएगा, और उस वक्त को चैलेंज कर देना, देखना तुम सफल जरूर होगे। तो सी यू, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लग जाओ, तैयारी कर लो, और तैयारी क्यों करना, एक सेट एग्जाम की पक्की कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डू शेयर दिस सेशन एज यू कैन। थैंक यू एंड जय हिंद।